ये एरिजोना में बेरिंजर क्रेटर है। इसका नाम एक माइनिंग इंजीनियर डैनियल बेरिंजर के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने सबसे पहले ये सुझाव दिया था कि ये एक उल्कापिंड इम्पैक्ट से बना है। 1950 के दशक तक प्रचलित दृष्टिकोण ये था कि ये ज्वालामुखी गतिविधि द्वारा बना है, लेकिन बेरिंजर आश्वस्त थे कि ये लोहे के उल्कापिंड के इम्पैक्ट की जगह है। इसलिए 1903 में उन्होंने एक माइनिंग क्लेम पेश किया और धातु से बने उल्कापिंड की ड्रिलिंग शुरू की, जिसके बारे में उनका मानना था कि इसकी कीमत $1 अरब से ज्यादा है। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ कीमती लोहा मिल सकता है। इसलिए उन्होंने गड्ढे के तल में ड्रिल करना शुरू कर दिया और उन्हें कुछ भी नहीं मिला। फिर उन्होंने दूसरे खोजपूर्ण अभ्यास करना शुरू कर दिए। ये सालों और दशकों तक चला। उन्होंने सोचा कि लोहा बीच में न होकर आसपास की दीवारों में हो सकता है, तो वे वहां ड्रिलिंग करने लगे। अगर आप वहां कभी जाते हैं तो आप आज भी वहां ड्रिलिंग के निशान चिन्ह देख सकते हैं। उन्होंने दीवारों के चारों ओर खुदाई की और उन्हें वहां भी कुछ नहीं मिला। उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि जब हम तेज गति से इम्पैक्ट डालते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम एक ईंट की दीवार में एक पत्थर फेंक रहे हैं। हम जानते हैं कि ये इम्पैक्ट एक छेद बनाता है और वहां चिपक जाता है या बस उछलता है। यह विस्फोटक है। ये बिल्कुल विस्फोटक जैसा है। तो इस प्रोजेक्टाइल की काइनेटिक एनर्जी 30 किलोमीटर प्रति सेकंड हो सकती है। इतनी एनर्जी एक प्रोजेक्टाइल को पूरी तरह से वेपोराइज करने के लिए पर्याप्त है। सतह के साथ संपर्क होते ही ये गैस में बदल जाता है और ये गैस सुपर हॉट और सुपर हाई प्रेशर होती है, जो फट जाती है और क्रेटर को उड़ा देती है। तो इम्पैक्ट के बाद प्रोजेक्टाइल वास्तव में मौजूद नहीं है। मेरा मतलब है छोटे टुकड़े सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन ये 50 मीटर का ऑब्जेक्ट मूल रूप से मिट गया था। इसलिए डैनियल बेरिंजर किसी ऐसी चीज की तलाश में थे जो मौजूद ही नहीं थी। उन्होंने 27 साल इस गड्ढे को ड्रिल करने में बिताए। 400 मीटर से ज्यादा गहराई तक ड्रिलिंग की, लेकिन वो जो खोज रहे थे वह 50,000 साल पहले इम्पैक्ट के दौरान ही वेपोराइज्ड हो गया था। इस 50 मीटर के एस्ट्रॉयड ने करीब 10 मेगाटन TNT की एनर्जी रिलीज की। ये हिरोशिमा विस्फोट की एनर्जी से 600 गुना ज्यादा है। इसलिए जो चीज किसी उल्कापिंड के इम्पैक्ट से सबसे ज्यादा मिलती जुलती है वह एक बहुत बड़ा परमाणु विस्फोट है। लगभग 6 करोड़ 50 लाख साल पहले पृथ्वी पर गिरने वाले 10 किलोमीटर आकार के एस्ट्रॉयड ने डायनासोर का सफाया कर दिया था। एक सीमा से बड़े आकार का एस्ट्रॉयड जो कि कुछ किलोमीटर तक का हो, इतनी एनर्जी पैदा करता है कि इसका पूरी पृथ्वी पर प्रभाव पड़ता है। इतने बड़े एस्ट्रॉयड के इम्पैक्ट से मलबे का एक पूरा गुच्छा सब ऑर्बिटल ट्रेजेक्टरी में चला जाता है और पृथ्वी के चारों ओर पहुंच जाता है। फिर पृथ्वी पर वापस गिरता है, यहाँ तक कि जहाँ इम्पैक्ट हुआ था उससे दूसरी तरफ भी पूरा आकाश उल्काओं से जगमगा जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि नीला आकाश लाल रंग में गर्म चमक रहा है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम ओवन के अंदर हों। तो इस इम्पैक्ट का पहला प्रभाव शुरुआती विस्फोट के अलावा ये होता है कि सारा आकाश गर्मी के एक महान स्रोत में बदल जाता है और ये जमीन पर मौजूद सब कुछ पकाता है। यानी डायनासोर्स उस समय जिंदा ही भुन गए थे। इस घटना के दौरान सिर्फ वो जानवर बचे जो जमीन के नीचे या शायद पानी में और सुरंगों में रहने वाले थे। तो क्या संभावना है कि 10 किलोमीटर या उससे बड़े आकार का एस्ट्रॉयड फिर से पृथ्वी से टकरा जाए? अपने जीवन काल में ये मानते हुए कि हमारी आयु 100 वर्ष की होगी और 10 किलोमीटर जितने बड़े एस्ट्रॉयड की पृथ्वी पर गिरने की घटना 10 करोड़ सालों में एक बार होती है या ऐसा कुछ, तो एक साल में इसके पृथ्वी पर गिरने की प्रोबेबिलिटी 10 करोड़ में एक है। तो हमारे पास 10 किलोमीटर जितने बड़े एस्ट्रॉयड से मरने की संभावना 10 लाख में से एक है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि अगले 100 वर्षों तक पृथ्वी के ऑर्बिट को काटने वाली ट्रेजेक्टरी के साथ 10 किलोमीटर जितना बड़ा एस्ट्रॉयड नहीं है, तो इससे मरने की संभावना वास्तव में 0 है। तो अच्छी खबर यह है कि हमारे जीवन काल में एक और डायनासोर की तरह के एक्सटिंक्शन की घटना नहीं होगी, लेकिन छोटे आकार के एस्ट्रॉयड्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। हर 10 किलोमीटर के एस्ट्रॉयड की जगह पर 1001 किलोमीटर के एस्ट्रॉयड्स हैं और ये भी बहुत ज्यादा नुकसान करने में सक्षम हैं। इस आकार का एस्ट्रॉयड पूरी दुनिया को तो नहीं, लेकिन दक्षिण भारत जितने बड़े क्षेत्र को आसानी से मिटा सकता है। क्या हम आज के समय में
उन 1 से 2 किलोमीटर के एस्टेरॉयड्स के बारे में जानते हैं जो पृथ्वी के लिए खतरा हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि हम 90% तक जानते हैं। मुमकिन है कि हमने उन एस्टेरॉयड्स में से 98% की पहचान कर ली है और हमारे पास उनके ऑर्बिट्स भी हैं। हम अगले 10 वर्षों के लिए उचित भविष्यवाणियां भी कर सकते हैं कि वे किस ओर जाएंगे। और अब तक सब कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन उन एस्टेरॉयड्स का क्या जो 1 किलोमीटर से थोड़े ही कम हैं? उन एस्टेरॉयड्स का क्या जो करीब 800 मीटर के हैं? अगर ये भी पृथ्वी से टकराते हैं तो बहुत नुकसान हो सकता है और संभवतः यहीं पर एस्टेरॉयड्स का सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। एक बड़े शहर को मिटाने के लिए कुछ 100 मीटर का एस्टेरॉयड काफी बड़ा है, लेकिन इतना छोटा है कि इसका पता लगाना मुश्किल है। पृथ्वी के आसपास 100 मीटर के आकार के ऐसे बहुत से एस्टेरॉयड्स हैं जिनका हम अब तक पता नहीं लगा पाए हैं। ये एस्टेरॉयड्स इतने बड़े हैं कि पृथ्वी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। नुकसान इस बात पर निर्भर करता है कि एस्टेरॉयड कहां टकराएगा। तो क्या ये एक शहर को तबाह कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ये शहर की बड़ी इमारतों को गिरा सकता है, शहर में आग लगने का कारण बन सकता है, और अगर ये जमीन से टकराता है तो ये मलबे को वायुमंडल में फैला देगा जो वापस नीचे आएगा और जमीन पर हाई स्पीड मलबे की बारिश होगी जो इम्पैक्ट के चारों ओर के 100 किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मचा देगा। तो क्या ऐसा कल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर हम किसी बड़े एस्टेरॉयड को आते हुए देखते हैं तो क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं? जब एक वैज्ञानिक से यह प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। करीब 10 साल पहले वैज्ञानिकों की एक टीम ने इस विषय पर गौर किया था। उन्होंने 2 विकल्पों पर विचार विमर्श किया। पहला विकल्प ये था कि खतरे की आशंका वाले एस्टेरॉयड पर बमबारी की जाए, लेकिन ये विकल्प बहस का विषय बन गया। वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसा करना ठीक नहीं होगा, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि ये कैसे काम करेगा। यहाँ तक कि अगर हम बॉम्ब को एस्टेरॉयड तक ले भी जाते हैं और सतह पर विस्फोट भी कर देते हैं, तब भी ये स्पष्ट नहीं है कि आगे क्या होगा। क्योंकि आमतौर पर क्या होता है कि जब हम एक ऑब्जेक्ट को अंतरिक्ष में विस्फोट करते हैं तो टुकड़े धीरे धीरे आसपास के क्षेत्र में फैलते हैं और फिर गुरुत्वाकर्षण उन्हें फिर से एक साथ खींचता है और ये मलबे का एक ढेर बन जाता है। मुमकिन है कि ये एस्टेरॉयड पिछले इम्पैक्ट्स के कारण पहले भी मलबे का ही ढेर हो। तो मलबे के ढेर को उड़ा देना एक ऐसी चीज है जिसके बारे में हम नहीं जानते हैं। एक दूसरा विकल्प ये है कि हम एस्टेरॉयड के साथ एक रॉकेट जोड़ सकते हैं और बस इसे एक तरफ धकेलने का प्रयास कर सकते हैं। बस इसे एक तरफ झुकाना है, इसे उड़ाने की कोशिश करने की बजाय इसे धीरे से एक तरफ धकेलना है ताकि इसके रास्ते को मोड़ा जा सके और ये पृथ्वी से न टकराए। परेशानी ये है कि अभी तक हमारे पास जो भी रॉकेट हैं उनमें से कोई भी एक एस्टेरॉयड को नहीं धकेल सकता। यदि हम एक शक्तिशाली रॉकेट विकसित कर भी लेते हैं तो हमें इस रॉकेट को एस्टेरॉयड की सतह से भी जोड़ना होगा, जो हम नहीं जानते हैं कि कैसे करना है। और ये भी याद रखना जरूरी है कि ये एस्टेरॉयड घूम रहा है, तो बम लगाना या रॉकेट लगाने का विकल्प भूल जाना ही बेहतर है। एक और तरीका है सतह को लेजर द्वारा पिघलाना, लेकिन हमारे पास अभी इतनी शक्तिशाली लेजर नहीं है और शायद लेजर्स को इतना शक्तिशाली बनाया भी नहीं जा सकता कि वे पृथ्वी से ऐसा कर सकें। या तो हमें लेजर को ऑब्जेक्ट तक ले जाना होगा, जो और भी कठिन है। एक आइडिया ये है कि एस्टेरॉयड को एल्यूमिनियम फॉइल में लपेटना। ये एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन ये अभी वास्तव में काम नहीं करेगा क्योंकि हम अभी नहीं जानते हैं कि कैसे करना है। हमारे पास एस्टेरॉयड को लपेटने और इसकी रेडिएटिव प्रॉपर्टीज को बदलने के लिए पर्याप्त एल्यूमिनियम फॉइल को लॉन्च करने का कोई तरीका नहीं है। तो सच्चाई ये है कि अभी हमारे पास 1 किलोमीटर के आकार के एस्टेरॉयड के रास्ते को बदलने का कोई तरीका नहीं है। जब हम एक एस्टेरॉयड के गिरने के विषय में चर्चा करते हैं तो मेरा मानना यही है कि हमें अंतरिक्ष में एडवांस टेलीस्कोप्स को स्थापित करना होगा, ताकि यदि हमें कोई खतरनाक ऑब्जेक्ट मिल जाता है तो उस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके और उसे उसके रास्ते से हटाने के तरीकों के बारे में सोचा जा सके।